नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जब जब राजा डरता है, समाज में दंगे करता है। जैसे जैसे 2024 के असेसमेंट सामने आ रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग की जानकारियां सामने आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके पाँव के नीचे ज़मीन खिसक रही है, वैसे वैसे और निर्मम होकर और ज़्यादा बेरहमी के साथ सांप्रदायिक एजेंडा समाज में खोसा जा रहा है, समाज में बोया जा रहा है। आज हम बात करेंगे हाल की सांप्रदायिक घटनाओं की और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे राजनीति क्या है और ये सांप्रदायिक घटनाओं की रफ्तार और सांप्रदायिकता की राजनीति की रफ्तार इतनी तेज़ी से अचानक क्यों बढ़ गई है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज भारत की राजनीति की एक बेहद घिनौनी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। मैं भी आया। एक साथ कई जगहों पर कई घटनाएं ऐसी आ गई हैं जो आग में घी का काम करने वाली हैं। और मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था कि ये जो मणिपुर में हो रहा है, इस तरह का नफ़रत का कारोबार, ऐसा नफ़रत का कारोबार जिसमें आप अपने दोस्त की बहन को भी सड़क पे परेड करा सकते हैं और आपको शर्म नहीं आएगी, वो कारोबार आपको भी चपेट में ले सकता है, आपके करीब आ सकता है। पुराना वीडियो नहीं है, 2-3 दिन पहले का वीडियो, जिसमें बहुत साफ साफ मैंने आपको ये बात कही थी। आप जाने अनजाने अपने ऊपर के फ्लोर पे, ऊपर की मंजिल में ऐसे लोगों को जगह दे रहे हैं जो बार बार आपको कहते हैं कत्ले-आम मचाओ। और वो लोग आपके पास किस तरह से एंटर करते हैं आप सब जानते हैं। और एक रिस्पॉन्सिबल पत्रकार होने के नाते मेरा काम है मैं आपको आगाह करूं। सबसे पहले शुरू करते हैं परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके एक बयान से। बात करेंगे ट्रेन की घटना की भी, बात करेंगे नूह के दंगों की भी, बात और भी होंगे। लेकिन यहाँ बात आती है कि योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया है ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर, उनको इस पर भी ऐतराज़ है कि उसको मस्जिद क्यों कहा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो किसी भी तरह से किसी समाज की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अच्छी नहीं है, पहली चीज़, और सामाजिक सद्भाव को ख़राब करने वाली हैं। कोई और आदमी अगर इस तरह के बयान दे, कुछ दे, तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जो मुसलमान हैं उनकी ऐतिहासिक भूल है ज्ञानवापी मस्जिद और उस भूल को उन्हें सुधारना चाहिए। देवी देवताओं की मूर्तियों का मस्जिद के अंदर क्या काम। अब एक मामला जो अदालत में विचाराधीन है, जिस मामले में अभी ये तय नहीं हुआ है कि वो फव्वारा है, शिवलिंग है, उस मामले पे आपने कंक्लूसिव तरीके से ये कह दिया। आप जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, आप विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता या कोई बजरंगी हुड़दंगी अगर ये बात बोलता है चल जाएगा, लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं और वहाँ पर बैठ के आपने बोला कि वहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ क्या कर रही हैं और त्रिशूल क्या कर रहा है मस्जिद के अंदर, ये आपको देखना पड़ेगा। यानी आपने सीधे सीधे एक मामला जो सब जुडिस्ड है, जिस पे अदालत में सुनवाई चल रही है, जिस पर अदालत, उस मामले में एक कंक्लूसिव राय देने की कोशिश की। और जो आपकी एक शरारत है, और शरारत के पीछे वजह क्या है इसको समझते हैं। उत्तर प्रदेश को ही पहले एनालाइज कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर ये ज्ञानवापी मंदिर का मामला देख लें, एक तो अदालत में मामला गया और इस मामले को मैं जजेस के इंटेंशंस को बहुत सम्मान देता हूँ और इस मामले में मुझे नहीं लगता कि उनके इंटेंशन ख़राब हैं, लेकिन जाने अनजाने में इस मामले को स्वीकार ही नहीं किया जाना चाहिए था। जब 1991 में आपने एक कानून बनाया इस देश में कि राम जन्मभूमि आंदोलन के मंदिर के अलावा इस देश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको 1947 वाली स्थिति में रखा जाए। उससे पहले वो क्या थे इस पर बात ना की जाए, चाहे वो हिंदुओं के हों चाहे वो मुसलमानों के हों, और पहले वो कुछ भी रहे हों। क्योंकि हम पूरी ज़िंदगी इन इमारतों, हो सकता है आपके लिए बहुत वो मंदिर और वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये इमारतें हैं, ज़मीन है, उसके लिए सर नहीं फोड़ते रहेंगे, जिसके पास जो है रखो। ये कानून बना था इस देश में। जब आपने कानून बना दिया,
कानून में आपने कह दिया भाई राम जन्मभूमि वाले को अलग रख देते हैं, तो चलो भाई ठीक है, राम जन्मभूमि अलग रख दिया। तो इस मामले पे अदालत को स्वीकार नहीं करना चाहिए था सुनवाई के लिए। कुछ महिलाओं ने कहा कि अंदर मंदिर है, हम पूजा करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहती है, बोल देना चाहिए था भाई ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, उस मामले में फिर अंदर मंदिर है, उसके बाद कोर्ट की कमेटी जाती है और वहाँ पे जो महिलाओं का जो दावा था जिस मस्जिद, उसके अलावा एक गोल आकृति ढूंढ ली जाती है काली वाली, उसको शिवलिंग कहना शुरू कर देते हैं। अदालत उस पर भी सुनवाई स्वीकार कर लेती है। ये बड़ा अचरज भरा है, यानी आप पहले से ही इसको और भड़का रहे हैं। तो आपने जैसे राम जन्मभूमि वाला मामला था, वैसे ही इसको धीरे 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 करको इस मस्जिद को आप विवादास्पद बना देंगे, जबकि 91 में ये कानून तय हो चुका है कि किसी को विवादास्पद नहीं बनना है। तो भैया एक बात बताइए, अगर देश और समाज के इसमें शांति है तो इस रायते को फैलने क्यों दे रहे हैं? अगर आपके पास ताकत है, बड़ी संख्या में लोग आपके साथ में, आपके पास में जन समर्थन है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक एक करके आप मुद्दे उठाएंगे, फिर मुद्दों को आप राजनीतिक बनाएंगे, उससे वोट बनाएंगे। तो ये पूरी जानकारी के बीच में मैं आपको अब बताता हूँ कि वजह क्या है। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक चाबी भर दी है, और वो चाबी ऐसी भरी है जो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के चुनाव पे बुरा असर डालेगी, पहली चीज़। और दूसरा, जो मायावती के पास में एक अमोघ अस्त्र है, उनके डेडिकेटेड वोटर, उन वोटर्स को भी डेंट करेगी। और अभी मायावती अपने वोटर्स को किसी तरह से शांत रख के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी रहती हैं, और अब उन्होंने कह दिया है कि आगे जो जीतेगा उस हिसाब से हम फैसला करेंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो सीधे सीधे मायावती के सपोर्टर्स को अपनी तरफ बुलाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो ये कहते हैं कि ऐसे बार बार आप हर धर्मस्थल में घुसेंगे और उस धर्मस्थल पर विवाद खड़ा करेंगे, तो फिर आज आप मस्जिदों में घुस रहे हो, तो फिर बौद्ध लोग तो हिंदू मंदिरों में घुसेंगे और वो कहेंगे कि हिंदू मंदिर तो बाद में बने हैं, पहले तो ये बौद्ध मंदिर थे। कई जगहों पे ऐसी मूर्तियां मिली हैं जो बौद्ध मूर्तियां थी, इनको बदल दिया गया और उनको हिंदू मंदिर बना दिया गया। तो ऐसे कब तक अतीत में जाओगे? तो ये कह के स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जो एक सेगमेंट है जो बौद्ध हैं और ख़ास तौर पर दलित हैं, वो ये मानते हैं कि ये ब्राह्मणवादी जो राजनीति है, इसने और ब्राह्मणों ने ये एक मान्यता है, धारणा कहें, इतिहास कहें, ये इस पे विवाद हो सकता है, इसलिए मैं इसको विवाद तक ही छोड़ता हूँ। लेकिन इतिहासकारों ने अलग अलग मौक़ों पर ये कहा है, बल्कि राम मंदिर के बारे में भी ये राय आई थी। सर्वपल्ली गोपाल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बेटे थे, उन्होंने भी एक पुस्तक इस पर लिखी है। उसमें ये राय अलग अलग तरह से आई थी कि भारत में जो बाबरी मस्जिद है, उससे भी पहले वहाँ पे एक बौद्ध मंदिर था, जो भी था। अब वो स्वामी प्रसाद मौर्य के ये कहने का मतलब ये है कि उन्होंने इस पूरे धार्मिक मसले पे एक ऐसी चाल चली है जिसमें हिंदू बनाम दलित का एक तालमेल बनने की कोशिश की गई है, और इसके साथ साथ उन्होंने दलितों के दिल में जगह भी बनाई है। और स्वामी प्रसाद मौर्य आजकल किस पार्टी के साथ हैं? वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अब अगर ये दलित वोटों में डेंट डालते हैं, मायावती के या बीजेपी के भी समर्थक अगर कुछ दलित हैं, उनको देखिए ये सोशल इंजीनियरिंग है, अभी नया है। अब इस मुद्दे को अब जनता के बीच में, समाज के बीच में कैसे लेके जाते हैं, इस मुद्दे को कैसे उठाते हैं, इस पर निर्भर करेगा। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। 80 कुल सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो विश्लेषण आ रहे हैं अलग अलग जगहों से, जो इलेक्शन एक्सपर्ट हैं वो लोग, अब आपको मैं बता चुका हूँ कैसे तमिलनाडु से लेकर देश भर में बीजेपी के लोग धक्के खा रहे हैं, इसलिए कि कुछ सीटें यहाँ से भी आ जाएं, वहाँ से भी आ जाएं। अमित शाह वहाँ यात्रा निकाल रहे हैं, उसकी वजह यही है कि सीटों का अकाल दिख रहा है। वो पूरा एनालिसिस में बना चुका हूँ, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है। तो ऐसे में यूपी से अगर मोदी जी की जीत 2024 में सुनिश्चित करनी है तो 80 में से 70-75 सीटें लानी ही पड़ेंगी। तो ये जो एक खतरा खड़ा हो गया। दूसरा, बिहार में जाति जनगणना शुरू हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना की मांग होगी। जैसे ही आप जाति पे आते हैं, देखिए भारत विभिन्नताओं का देश है, जाति के नाम पे धर्म बटा हुआ है, समाज धर्म के नाम पे बटा हुआ है, और वो अलग अलग जगहों से एक दूसरे से जुड़ा भी हुआ है। इसी तो एकता अनेकता में एकता है ना, इस तरह का फैब्रिकेशन है। यहाँ से जुड़ते हैं तो वहाँ से बिछड़ते हैं। मैं और आप एक शहर के हैं, इस नाते हम जुड़ रहे हैं, एक अलग धर्म के हैं, इस नाते बिछड़ रहे हैं, और एक ही धर्म में जाति के हैं तो उसमें भी बिछड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना एक दूसरे से हमको मिलाती हैं, भाषा के आधार पे, इसके आधार पे। खैर, तो उस पूरे घटनाक्रम में
जहाँ जाति जनगणना का मसला आता है वो भी जो दलित और मुस्लिम वाली एकता है, जिसको माना जाता है कि ये एक विक्ट्री फैक्टर है, अगर ये दोनों मिल जाएं तो बीजेपी को आज भी उखाड़ के फेंक सकते हैं। तो दलित सेकुलर और ये मिल जाएं तो फिर तो बीजेपी को 2 पे भी ला सकते हैं। तो उसको ये एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो ये जब चुनौती आती है तो जाति को आपको खत्म करना है तो क्या करेंगे? आप सांप्रदायिकता बढ़ाएंगे। याद कीजिए जितने भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा लड़ते कौन हैं? नीची जाति के लोग। नीची कहना गलत है, लेकिन एक क्लासिफिकेशन है, आप उसको कुछ दलित कह लीजिए, दलित कहना ही ठीक है, नीची कहने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो जो दलित हैं वही लड़ते हैं। आगरा में जब दंगे होते हैं तो एक खास जाति है जो वहाँ पे चमड़े का और जूते चप्पल के कारोबार से जुड़ी हुई है, वही सबसे आगे होती है। तो ये जो सांप्रदायिक, इसका मतलब आप सांप्रदायिक तरीके से जब लोगों को लड़ाएंगे तो जो जाति के नाम पे विभेद है वो एकता हो जाएगी, यानी दलित सवर्ण एक हो जाएंगे। दूसरा पक्ष कह रहा है ये ब्राह्मणवादी, इनसे दूर रहो, ये भेदभाव करते हैं, तुमको नीचा बोलते हैं, तुमको नीचा दिखाते हैं। तो जहाँ पे वो डिस्कोर्स दिमाग में बढ़ता है वहाँ पे आप दंगे से दूर हो जाते हो, लेकिन दंगा आपको जोड़ता है। तो ये जो योगी जी का बयान आया है ये उसी दिशा में एक कदम है। नूह वाला मामला, ये गतिविधियां लगातार बढ़ेंगी, आप देख लीजिएगा। नूह में सांप्रदायिक तनाव हुआ, वहाँ पे एक यात्रा निकलती है और ये यात्रा निकलती है ब्रजमंडल यात्रा। ब्रजमंडल यात्रा क्या है? ब्रजमंडल यात्रा ये है कि कुछ इलाके, मेवात हरियाणा का एक क्षेत्र है जो थोड़ा गुड़गांव में आता है, थोड़ा फरीदाबाद में आता है, नूह भी उसका हिस्सा है। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद ने 3 साल पहले एक सिलसिला शुरू किया। यहाँ पे हिंदू आबादी 15% है और सिलसिला ये शुरू किया कि हम ब्रजमंडल यात्रा निकालेंगे। और ब्रजमंडल यात्रा का जो उद्देश्य है वो इस इलाके में जहाँ पे हिंदुओं की संख्या कम है वहाँ पर जो मंदिर हैं उनका हम अच्छे से गरिमामय श्रृंगार विंगार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उनको चमकाएंगे। साल में एक बार यात्रा निकाल के उनकी शक्ल बदलेंगे। लेकिन आप इसके पीछे आप ये भी समझ सकते हैं कि इस तरह की यात्राएं और दूसरे काम क्या करती हैं। इस बार क्या हुआ कि नूह में जब ये यात्रा निकाली गई तो एक मानू मानेसर नाम का आदमी है। मानू मानेसर एक गोरक्षक है। उसके मतलब देखिए, ये गोरक्षा सब चीज़ें ये टूल हैं दबंगों के। जब आप एक्सटर्शन का काम करेंगे, किसी आदमी से कहेंगे भाई मकान खाली कर दे, इसका मकान खाली कराएंगे या कुछ करेंगे, फिरौती वसूल करेंगे, तो आपका खौफ होना चाहिए, वो किसी भी तरह से हो। लेकिन अगर आप बड़ी बड़ी राइफल लेके आप फोटो डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, और उसके बाद कहें हम गोरक्षक हैं और आपके नाम पे कुछ हत्याएं लिखी हों कि ये आदमी हत्या कर चुका है, तो वो एक संदेश समाज में जाता है। और उस दबंगई के चक्कर में ये ऐसा समझा जाता है कि मानू मानेसर ने गौरक्षा वाला सूत्र अपना लिया। हुआ ये था कि हरियाणा के भिवानी में एक बोलेरो मिलती है, उसमें 2 जली हुई लाशें मिलती हैं। उनकी शिनाख्त की जाती है कि राजस्थान के गोपागढ़ के रहने वाले हैं, जुनेद और नासिर उनका नाम है। और ये बताया गया कि ये लोग जो है गायों की तस्करी करते थे। मानू मानेसर को विश्व हिंदू परिषद ने अपना गोरक्षा प्रमुख बनाया हुआ है प्रदेश का, हरियाणा का। अब ये जो रैली जा रही है, मानू मानेसर तब से फरार है, हर गिरफ्तारी नहीं हो रही, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। तो मानू मानेसर इस यात्रा में आने वाला है, बंदूकें लेके चलेगा, और इस तरह का ऐलान मानू मानेसर की तरफ से किया गया और उसमें वो बंदूकें दिखाई दी। ये वीडियो इलाके में वायरल होता है और जो मुस्लिम युवक हैं वो इस बात को लेकर बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं कि ये मानू मानेसर आएगा तो आओ तो देखते हैं इसको। इस पूरे तनाव को बिल्टअप किया जा रहा था, इसके सोशल मीडिया पे इसको फैलाया जा रहा था और इस तनाव के बीच में प्रशासन चुपचाप बैठा हुआ था। प्रभाकर चौधरी अगर वहाँ एसएसपी होता, अभी बताऊंगा प्रभाकर चौधरी का क्या मामला है, तो शायद ये तनाव टल सकता था। भाई आप तनावपूर्ण इलाके, मस्जिदों के सामने से डीजे बजाते हुए, ये करते हुए, हुल्लड़ मचाते हुए यात्रा क्यों निकालना चाहते हैं? हनुमान जयंती पर दिल्ली में जब दंगे हुए तब भी यही हुआ, बहुत सारी जगहों पर होता है। और जब मैं ये बात कहता हूँ तो ये कम्युनिटी नहीं कर रही है, माफ़ कीजिएगा, हिंदू ऐसा नहीं कर रहे हैं, कोई सनातनी ऐसा नहीं कर रहा है, ये कुछ संगठन है, उनकी एक राजनीतिक चाल है जिसके ज़रिए वो दूसरी कम्युनिटी को भड़का के और ये काम करते हैं। तो ये जो है मामला आपके सामने आया मानू मानेसर वाला, तो उसके कारण वहाँ तनाव बढ़ गया।
अब मैं प्रभाकर चौधरी की बात कर रहा हूँ। प्रभाकर चौधरी कौन था? हुआ ये था कि इसके कारण नूह में दंगा भड़क गया है और उसके बाद फरीदाबाद के कुछ इलाकों में, गुड़गांव के कुछ इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। कुछ मौतें भी हुई हैं। अब उस मौतों में कोई एक बार की बताओगे, दूसरे धर्म की बताओगे तो तनाव बढ़ता है। तो रिस्पॉन्सिबल पत्रकार को यहीं रुक जाना चाहिए। खैर, बरेली में कुछ लोग एक खास इलाके से कांवड़ यात्रा ले जाने पर उतारू थे। पुलिस ने जो रूट तय किया था वो उस पर जाना नहीं चाहते थे, वो दूसरे रूट से जाना चाहते थे। कांवड़ यात्रा के काफ़ी लोग निकल चुके थे और उस रूट पे एक मस्जिद थी। उस मस्जिद के सामने भी वो डीजे बजाते हुए जाना चाहते थे। ये जानकारी उस इलाके में फैल गई। तनाव हो गया, दोनों तरफ से लोग इकट्ठे हो गए, पत्थरबाजी वगैरह होने लगी। लेकिन पुलिस ने बहुत समझदारी से, पुलिस के एसएसपी थे, उन्होंने कांवड़ियों पे लाठीचार्ज किया, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। इसके बाद प्रभाकर चौधरी अपनी संवैधानिक जो जिम्मेदारी है उसको निभा रहे थे। इसके बाद में प्रभाकर चौधरी ने उनको हटा दिया और शहर को दंगों से बचा लिया। इस बात के बाद हिंदूवादी उनसे बहुत नाराज़ थे और ये टाइम ऐसा है कि आपको जितना हो सके सांप्रदायिकता का जहर खोलना है, खोलो। तो उसके लिए क्या किया गया? ये एक संदेश दिया गया पूरे उत्तर प्रदेश के कांवड़ियों को कि जिन कांवड़ियों पे मैं डीजी से फूल बरसवाता हूँ, उन कांवड़ियों को तुमने रोक कैसे दिया? तो उस आदमी का तबादला कर दिया गया। उसका बार बार तबादला कर देते हैं और लेकिन जब भी उसका तबादला होता है लोग विरोध करते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, जनता हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है। तो वो प्रभाकर चौधरी अगर नूह में होता तो नूह में शायद ये नहीं होता। तो बरेली हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का दूसरा एक्सपेरिमेंट मैंने हाल की हाल बता दिया। हरियाणा में भी चुनाव हैं, 2-3 बार से खट्टर साहब की सरकार, रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग करके ही हरियाणा में सरकार बनाई गई थी। जाट वर्सेस नॉन जाट की इंजीनियरिंग की गई कि ये जाट हमेशा शासन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इनको सबक सिखाना बहुत करते हैं। और उसके बाद नॉन जाट कम्युनिटी को यूनाइटेड किया गया, जैसे कि यूपी में नॉन यादव को किया गया। और एक मनोहर लाल खट्टर जी हैं, मोदी जी के पुराने परिचित हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। खट्टर साहब 2 साल से मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं। अब फिर चुनाव आने वाले हैं और अब बीजेपी को वहाँ से सरकार जाने का खतरा है। और उससे भी पहले खतरा है कि 2024 का जब इलेक्शन होगा, आम चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव होगा, तो हरियाणा में अगर हिंदू मुसलमान के बीच में तनातनी नहीं होगी तो हिंदू वोट को बीजेपी के पक्ष में कन्वर्ट नहीं कराया जा सकेगा, ऐसा मुझे लगता है। वरना कोई कारण, अच्छा इसी यात्रा को, ये यात्रा नई नहीं है जो नूह में हो रही है, ये यात्रा 3 साल पहले शुरू की गई थी। और बड़ी बात यह है कि वहाँ के जो मुसलमान थे उस यात्रा का स्वागत करते थे, इस यात्रा की मदद करते थे, इसमें कॉपरेट करते। ठीक है भाई, आप आ रहे हो, अपने मंदिर को सजा रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन इस बार मानू मानेश्वर के आने, उसके जो यहाँ दिल्ली एनसीआर की जो भाषा है उसमें चौड़ कहते हैं, या उसको कहते हैं कि उसके जो अकड़ वाले वीडियो प्रसारित होने वाले कि भाई मैंने मार दिया है और मैं मारता हूँ और मैं तुम्हारे इलाके में आ रहा हूँ, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। ट्रेन वाले मामले की, जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन है, मुंबई जा रही थी और वहाँ पे महाराष्ट्र में पालघर एक जगह है, वहाँ पर एक कांस्टेबल चेतन है, आरपीएफ का, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, एक टुकड़ी जा रही थी आरपीएफ की, ट्रेन को एस्कॉर्ट करके ले जा रही थी। उसके अंदर का जहर जाग गया। मैं आपको कहता हूँ कि व्हाट्सएप पे जो कुछ भी आ रहा है वो आपके अंदर जहर का इंजेक्शन लगा रहा है, आपके ऊपर के दिमाग में, ऊपर के माले में जहर को जगह दे रहा है और वो ड्राइविंग सीट संभाल रहा है। आपका बुद्धि, विवेक, आपका बचपन से जो अध्ययन है, आपका ज्ञान, आपकी जानकारियाँ, ये सब आपको सिखाया जाता है कि ये सब फिजूल है, आपको गलत सिखाया गया, आपको गलत समझाया गया, ये वामपंथी इतिहास है, ये सेकुलर लोग कुछ दुश्मन होते हैं समाज के, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में ठूसी गई हैं। इसके कारण क्या हुआ कि आप अपना विवेक निकाल के फेंकते गए और आपका दिमाग जो है वो 1 पॉइंट प्रोग्राम पे लग गया, एकमात्र एजेंडे पे लग गया। वो एजेंडा है नफ़रत। इसी तरह के नफ़रती एजेंडे से हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि आत्मघाती हमले करने वाले लोग तैयार होते हैं, तरह तरह के लोग तैयार होते हैं। तो ये चेतन बाबू जो हैं, ये कांस्टेबल थे और ये वहाँ जाकर इन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की और एक जहरीली बातें जो उनको
मिलती हैं व्हाट्सएप। देखिए, मैं आज शब्दों को इसलिए बहुत नाप तोल के और ज़िम्मेदारी से बोलना चाहूँगा क्योंकि हमारा समाज इस समय बहुत तनाव की स्थिति में है। हमारे समाज में इस वक्त बहुत गुस्सा है और डर भी है। 2 लोगों ने मेरे ट्वीट किया। एक ने ट्वीट किया कि मेरे माँ बाप ट्रेन में जा रहे हैं, मैं पूरी रात सो नहीं सकी और मुझे फ़िक्र थी और ऊपर वाले से किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, ऊपर वाले से दुआ है कि सुरक्षित रखे। दूसरे व्यक्ति ने ये ट्वीट किया कि मेरे बच्चे अपनी माँ के साथ आ रहे थे और मेरे बेटे ने ऐसे ऐसे करके ट्रेन में अपना वेश बदला क्योंकि उनको ये पता था कि ट्रेन गुड़गांव से उतरेगी और नूंह में दंगा हो रहा है। इस तरह का एक वातावरण बना हुआ है। इस वातावरण के बीच में मैं आपको वो वीडियो दिखाऊं, उस वीडियो में उसने क्या बोला ये दिखाऊं, उस वीडियो में मैं आपको और ज़्यादा उकसाऊं, ये इस वक्त समझदारी का काम नहीं है। इस समय सीधे सीधे जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ सख्त हो जानी चाहिए कार्रवाई। उसके व्हाट्सएप की जांच होनी चाहिए और उसके व्हाट्सएप में जो लोग भी जहरीले संदेश भेजते हैं उन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इसके दिमाग को करप्ट करने वाले लोग कौन हैं? वही हैं। जो लोग उस तरह के ग्रुप चलाते हैं उन सब लोगों को उठा लेना चाहिए और जांच करनी चाहिए कि इस ग्रुप में ऐसी सामग्री आई तुम्हारे होते हुए तो कैसे आई, क्योंकि अब तो आपको व्हाट्सएप में एडमिन होते हुए उन चीज़ों को डिलीट करने की भी सुविधा मिली हुई है। तो आपको उसमें इनको ये उस ट्रैक पे कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि समाज के सभी वर्गों में एक भरोसा कायम हो। लेकिन अब चुनाव में आ रहे हैं तो हमको चाहिए टेंशन, क्योंकि शासक डरता है और शासक इसलिए डर रहा है कि उसको जो उस तरह का समाज चाहिए उसके डर को दूर करने के लिए वो समाज उसके लिए वो बना रहा है और ये हम देख रहे हैं। तो हुआ क्या है कि यहाँ ये जो आदमी है ये उस पूरी जहरीली प्रेरणा से प्रेरित होकर तरह तरह की बातें कर रहा था। इसके सुपरवाइज़र ने इसको रोका तो पहले उसको गोली मार दी। उसके बाद उसने 3 लोगों को चुन चुन के और ढूंढ ढूंढ के उनकी वेशभूषा से, कपड़ों से प्रधानमंत्री ने कहा था पहचान लेते हैं, उसने पहचाना और लोगों को भी गोली मारी। और वहाँ पे वो प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं मोदी योगी जी, उनका दीवाना लग रहा था वो उसके उस डायलॉग से, उसको अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद में ये कहा जा रहा है कि वो मानसिक रूप से अस्थिर था, वो एंग्जाइटी का शिकार था, डिप्रेशन का शिकार था, उसका इलाज चल रहा था वगैरह वगैरह। अब इसके बाद वहाँ पे जो कर्मचारी हैं राजस्थान में दूसरे आरपीएफ के, वो भी कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस मामले में उन्होंने रेल मंत्री को चिट्ठी लिखी है कि भाई मानसिक दशा का ध्यान रखना चाहिए। तो मानसिक दशा आपकी पहले से ख़राब है, एक बात सोचिए। जाहिर बात है वो मैसेज बहुत सारे लोगों के पास जाते होंगे, लेकिन इस तरह की हरकत करने की दशा तक पहुंचने के लिए भी आपका मेंटल होना ज़रूरी है। अब आप धीरे धीरे मेंटल हो रहे हैं, कुछ उस लेवल तक ज़्यादा हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। आई एम सॉरी टू से, मानसिक रूप से बीमार लोगों को मेंटल कहने के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ये चीज़ समझाने के लिए बात कहना ज़रूरी है। अब ये जो आदमी है, इस आदमी को मैं मान लेना चाहूँगा कि ये मानसिक रूप से बीमार है, क्योंकि ये मान लेने से मेरे समाज में एक खास दूसरा तबका जिसको उसमें टारगेट किया गया है उसका गुस्सा थोड़ा कम होता है। हम जानते हैं कि किस तरह से भड़काऊ बयानों से समाज में तनाव फैलता है, हम पहले देख चुके हैं। नूपुर शर्मा ने एक बयान देकर कैसे समाज को भड़काया था और उससे कैसे हत्याएं हुई थी, उसका भी पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हुई। उसी तरह से इस मामले में भी हो रहा है। तो अब जो है ये आदमी मोदी योगी के नारे लगाकर सबसे जघन्यतम अपराध अब शुरू हो गए हैं ट्विटर पे। मतलब जो चीज़ आपके खिलाफ है उसको हटाओ। आप कह रहे हैं इस मामले में मोदी योगी के नारे लग रहे थे, तो जो ट्वीट्स हैं उनको हटाने का काम चल रहा है। ट्विटर कह रहा है हमको सरकार से ऑर्डर आया, ये वाला ट्वीट हटाओ। वो वीडियो जो है उसको भी हटाया जा रहा है, क्योंकि सरकार के माथे का कलंक साफ करना ही भी तो है आपके लिए, आपके लज्जा का विषय आपके लिए। लोग कहते हैं देश की क्या, सरकार की बदनामी है और सरकार का निकम्मापन है। देश तो बहुत महान है, देश की बदनामी नहीं होती है, आपके कुकर्म सामने आते हैं। आपने जिस तरह से आग झोंकी है, देश का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है, सड़कों पे प्रदर्शन होते हैं इन हरकतों के कारण, सड़कों पे लोग आ जाते हैं। म्यांमार का, ये मणिपुर का पूरा मामला हम लोग देख रहे हैं। अब आप सोचिए कि ये पूरा जो मामला हुआ है ट्रेन में,
ये मामला उसी तरह के सोशल मीडिया के अपराधों का नतीजा है। कमज़ोर जहनियत का रहा होगा, लेकिन वो कमज़ोर जहनियत में उसने अपने सिर पर जूता क्यों नहीं मारा? उस कमज़ोर जहनियत में उसने जाके टॉयलेट में मुंह क्यों नहीं घुसा दिया? उस कमज़ोर जहनियत में वो चलती ट्रेन से कूद क्यों नहीं गया? लोग आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उस कमज़ोर जहनियत के इंसान के दिमाग को रेडिकलाइज किया गया था सोशल मीडिया टूल्स के ज़रिए। आप मानसिक रूप से परेशान आदमी की बात करते हैं तो मानसिक रूप से परेशान तो गुडसे भी था। उसके बारे में भी तो कहा जाता है कि उसके अंदर समलैंगिकता के कारण उसके अंदर कुछ विकृतियां थीं और साथ में समलैंगिक था, उस वक्त परेशान था, समाज से बहुत ज़्यादा बहिष्कृत था। समलैंगिक लोगों के साथ समाज किस तरह का व्यवहार करता है हम सब जानते हैं, उनके साथ में जिस तरह का अत्याचार होता है। उस अवस्था में उसको जो है सावरकर ने अपने प्रेम पाश में फंसाया और उसे ये काम करवा दिया। तो उसी लिए सावरकर का नाम आया था हत्या में, बाद में उसको तकनीकी आधार पर निकाल दिया गया। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, हर चीज़ का सबूत है। उस वक्त सावरकर ने क्या बात की थी इसका सबूत नहीं था, आज सबूत है। इस कांस्टेबल के व्हाट्सएप ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप हैं जिसमें जहरीली सामग्री आती थी, सारे एडमिन को उठाओ ना। तुमने एक आदमी को हत्या करने के लिए प्रेरित किया, तुमने एक आदमी को भाई ये तो इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग है, जैसे अमेरिका में स्कूलों में घुस के कर देते हैं, उसके लिए आपने प्रेरित किया, डालो जेल में। आप ही ने कानून बनाया है कि व्हाट्सएप को बताना पड़ेगा कि ये वाला जो पर्टिकुलर मैसेज है इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, पहली बार कहाँ बना था, निकालिए, डालिए जेल में। 3 महीने में सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद में सरकार बनाने के लिए जो हथियार है सांप्रदायिकता का, उसका विकल्प कहाँ से लाओगे, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल 2-3 चीज़ें एक साथ हो रही हैं। एक चीज़, सरकार जाने का खौफ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे समाज को रेडिकलाइज किया जाएगा, ये आप देख रहे हैं। और आपका रोल ये बढ़ जाता है कि जैसे जैसे समाज को रेडिकलाइज किया जाएगा आपको अपने आप को भी संभालना पड़ेगा, क्योंकि समाज कोई और नहीं, आप हो। आप व्यक्तिगत तौर पे आप, मैं हूँ, हम लोग जो हैं, हम समाज हैं और हम लोगों को, हमारे दिमागों को विकृत करने की कोशिश होगी। तो हमें सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि नए नए रास्ते, नए नए टूल, नई नई चीज़। मैंने आपको बताया था, मणिपुर वाला वीडियो बताया था कि किस तरह से झूठे वीडियो 50 ला के डाल दिए गए हैं सिर्फ इसलिए कि छवि बचाई जा सके और एक कम्युनिटी को बदनाम किया जा सके। तो इस पूरी चीज़ों को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है शांत रहें। मोनू मानेश्वर एक अपराधी है, मोनू मानेश्वर को हिंदू ना माने। इसी तरह से ये जो आदमी है जिसने ये किया है, ये आदमी भी, जो लोग मरे हैं उनकी ही तरह ये भी उस सांप्रदायिक एजेंडे का शिकार है, उस जहर खोरानी का शिकार है जो इसके साथ की गई है। और उसके रास्ते पे चलते हुए इसने अपना जीवन बर्बाद किया, दूसरों का जीवन ले लिया। तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कमेंट करके बताएं कि क्या सरकार को ये पता नहीं लगाना चाहिए कि वो कौन आदमी था, जो कौन लोग थे जो व्हाट्सएप ग्रुप में जहरीले मैसेज इस आदमी के। इसको आंदोलन बनाइए, कि जब ये जन आंदोलन बनेगा, इसको चाहे तो क्लिप को निकाल लें, इसी में शॉर्ट्स वाले चैनल पे भी डाल दूंगा। जब ये जन आंदोलन बनेगा कि ऐसा एक आदमी अजीबोगरीब हरकत करके कुछ लोगों की हत्या कर देता है और उसके दिमाग में सांप्रदायिकता का जहर भरा हुआ है, तो ये पता लगाना चाहिए कि वो जहर कहाँ से आया, उसके व्हाट्सएप ग्रुप और उसका पूरी सराउंडिंग्स को चेक करना चाहिए। और जो जो लोग जहरीली सामग्री डाल रहे हैं उन सबसे पूछताछ होनी चाहिए, ज़रूरत पड़े तो जेल में डालना चाहिए और उन सारे मैसेजेस का ओरिजिन पता लगाना चाहिए। ये एक तोड़ है जहर की पूरे कारोबार का। और दूसरा तोड़ ये भी है कि आप ऐसे ग्रुप्स के अंदर से हट जाएं और ऐसे ग्रुप्स के अंदर से दूसरों को भी हटने के लिए प्रेरित करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नेताओं से उम्मीद ना रखें, जो करना है आपको ही करना होगा। नमस्कार, जय हिंद।